हेलो 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 भैया। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू किया था, पर आज इस वीडियो में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है, इंटीग्रेशन, उसको अपन जो है क्या करने वाले भैया, कंटिन्यू करने वाले। मतलब कंटिन्यू नहीं मतलब अपना ऑफिशियल मैथ्स और फिजिक्स वाला पार्ट अपन वो सीरीज पॉज में ही है। खैर अभी अपन जो है इंटीग्रेशन मतलब एकदम प्रोफेशनल इंटीग्रेशन नहीं, अपन फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन बोलते हैं उस मैथमेटिकल टूल्स, उसको अपन जो है एक बार उसके ऊपर नज़र डालेंगे। कारण ये है कि मैंने इस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए जो है डिफरेंशिएशन का वन शॉट बनाया हुआ है, बट इंटीग्रेशन का नहीं बनाया है। इसीलिए भैया मैं मेरे दिमाग में आया कि चलो इंटीग्रेशन को भी वन शॉट में कर दिया जाए। तो देखिए टाइम इसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वन शॉट में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, इसलिए जल्दी से एकदम कूद के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे मतलब इंटीग्रेशन को फॉर्मूला वाइज ना करके आप ट्रिक्स के तरीके से जो है उसे कर पाए। तो देखिए सबसे पहले आपको इस टॉपिक की फील आनी चाहिए, व्हाट इज इंटीग्रेशन। मतलब अरे यार, तुम जो चीज़ पढ़ते हो ना, तुम जो चीज़ें पढ़ते हो वो चीज़ें तुम क्यों पढ़ते हो, आखिर मतलब क्या सार है उस चीज़ का, और अंत में वो चीज़ तुमको कहाँ पर और कैसे हेल्प करने वाली है, वो सब चीज़ें तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ये इंटीग्रेशन है, तो ये तुम्हें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कैसे और किधर हेल्प करेगी वो तुम्हें जानना जरूरी है। तो देखो मैं पहले वो चीज़ बता दूँ, तो अपन क्या है टॉपिक आज का है भैया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है अपना टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रेशन है अपना टॉपिक। अब देखो सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन में तुम्हें क्या पढ़ना होता है, तो इसको अपन कभी भी डायरेक्टली नहीं पढ़ते। पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो जल्दी से 5 मिनट के अंदर मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ। डिफरेंशिएशन तो देखो मैथ्स की जैसे अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांचेस होती हैं, वैसे एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में बेसिकली हम 3 चीजें पढ़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स, या जिसे हम इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। लिमिट्स, कोई फंक्शन एक फिक्स वैल्यू से एक दूसरी फिक्स वैल्यू तक जाए तो उस इंटरवल्स को फंक्शन में लिमिट्स कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर का लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो यानी एक्स स्क्वायर 0 नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं लिमिट, जिसकी हमें बात करनी होती है मैथ्स में, फिजिक्स में नहीं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। अब इसके फील लेंगे और उसके बाद हमें बात करनी है एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल, जो भी फिजिक्स में मेन चीजें हैं। और चलिए पहले एक बार डेरिवेटिव्स बताते हैं। देखो क्या होता है, जब आपके पास एक ग्राफ होता है या आपके पास कोई भी, आप जब मोशन करते हो ना, तो आप दो टाइप से उस मोशन को करते हो। जैसे मैंने बोला मुझे सतना से रीवा जाना है, तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी गाड़ी कॉन्स्टेंटली 40, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 की स्पीड में रखूं और मैं सतना से रीवा तक थ्रू आउट द जर्नी उतनी ही स्पीड पर रहूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं अपनी स्पीड कम ज्यादा करूं, और यही प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है एक्चुअली। कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया, कहीं ट्रैफिक आ गया, तो मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, कहीं खाली सड़क मिल गई तो मुझे तेज भी करनी पड़ेगी। सो इन द प्रैक्टिकल लाइफ वी नो दैट द स्पीड इज नेवर कांस्टेंट, और ऐसे में हमें एक फिक्स्ड स्पीड पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक फिक्स्ड स्पीड एट ए फिक्स्ड नोन इंस्टेंट पता करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस। सो व्हाट कैन वी डू इन दिस केस, तो हम बहुत ही सिंपल से काम करते हैं। हम अपनी उस बड़ी सी जर्नी को, जैसे 17 से रीवा की मेरी जो जर्नी होगी, उसे मैं कुछ छोटे 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 पार्ट्स में नाप लूंगा। जैसे मैंने कहा 17 से रीवा में मुख्तारगंज से राजेंद्र नगर इतनी देर में पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं राजेंद्र नगर से निकला, राजेंद्र नगर से मुख्तारगंज में इतनी देर में पहुंच गया, मुख्तारगंज से मैं रीवा रोड इतनी देर में पहुंच गया, ऐसे कर करके मैं अपनी जर्नी को छोटे 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 पार्ट्स में काट लूंगा या फिर डिवाइड कर लूंगा, और इसी डिवाइड करने के प्रोसेस को मैं डिफरेंशिएशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, डिफरेंशिएशन कहता हूँ। और उसी चीज को जब हम ग्राफ पे ले आते हैं तो बच्चों को देखने में कॉम्प्लेक्स लगने लगती, बट इन दी एक्चुअल लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है वो चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है वो चीजें, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, आप नॉर्मली जर्नी का ग्राफ कैसे ऐसे प्लॉट करते होगे
या ऐसे प्लॉट करते होगे या ऐसे 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 प्लॉट करते होगे, है ना। तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जब मैं एक नॉन यूनिफॉर्म जर्नी की बात करता हूँ तो मेरा ग्राफ मोस्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, मेरा ग्राफ ऐसे रैंडम कुछ भी, कहीं पे कर्व्स कहीं स्ट्रेट्स ऐसे आता है। तो मैं एक ऐसे इन जनरल एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ उसका, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ सो दैट आई कैन से दैट दिस इज माय लेट्स से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का मेरा ग्राफ है जो कि मेरा ऐसे बढ़ रहा है, मतलब एक फिक्स रेट से मेरा डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अपने हिसाब से रैंडमली इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में मैंने कहा तुम्हें स्पीड बताओ, तो मैंने कहा मैं जर्नी शुरू किया था 9 बजे और जर्नी खत्म हुई मेरी 9:30 यानी 9:30 बजे। मैंने कहा एग्जैक्टली 9:12 और 11 सेकंड पे मेरी स्पीड बता दो, तो आप नहीं बता पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप उस इंस्टेंट पे वहां मौजूद नहीं हो और स्पीडोमीटर नहीं देख रहे। लेकिन यदि मैं आपको कह दूं कि मेरी स्पीड मैं एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहा था, कांस्टेंट रेट से, स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, स्पीड वाज इंक्रीजिंग बट विद ए कांस्टेंट रेट, है ना। तो विद ए कांस्टेंट रेट स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो हाँ आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है। और ये किस चीज की वजह से पॉसिबल है? डिफरेंशिएशन की वजह से। क्यों पॉसिबल है? कि मैं जब आपको देखता हूँ, अब चलिए अब अपन ग्राफ वाले से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अब अपन एकदम प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, क्योंकि फिजिक्स में आपको ग्राफिकल से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स का काम है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की ग्राफ ड्राइंग आप मैथ्स में करते हैं, ना कि फिजिक्स में। हमें पढ़ना है फिजिक्स के लिए। तो देखिए देखिए इसमें ग्राफ से आगे आता है मैथमेटिकली। जब हमें किसी भी एक चीज का जो चेंज है वो कांस्टेंट ना हो, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से हो रहा हो या एक फिक्स्ड रेट से हो रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू अदर, वहां हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है या जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। वहां हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। देखिए देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोलता है कि डिवाइड करते हैं अपन जर्नी को, यानी मैथमेटिकली भी हम चीजों को डिवाइड कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब देखो क्योंकि मैंने बोला मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे डिस्टेंस टाइम दिया, तो मैं डिस्टेंस को टाइम से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा और तब मुझे स्पीड मिल जाएगी। तो इसी प्रोसेस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा। और डिस्टेंस मैंने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, तो मैं डिस्टेंस की जगह y लिख दूंगा। बाय टाइम मैंने प्लॉट किया है x एक्सिस पे, तो मैं टाइम की जगह x लिख दूंगा। और इससे मुझे स्पीड मिल गई y/x, बट दिस कैन नॉट बी y/x, क्योंकि अब हमें छोटी छोटी चीजों की बात करनी है। तो जब हम एक बड़े चेंज की बात करते हैं तो हम उसको इस ये जो समोसे जैसा सिंबल है, ट्राइंगल जैसा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं डेल या डेल्टा। ग्रीक सिंबल है, ग्रीक भाषा का शब्द लेटर है। तो डेल्टा y/डेल्टा x या डेल y/डेल x, ये हम तब लिखते हैं जब हम एक बड़े लेवल पे चेंज की बात करते हैं। जैसे अब मैं सतना में राजेंद्र नगर से मुख्तारगंज के बजाय अब मैंने बोल दिया सीधा राजेंद्र नगर से रीवा रोड, तो ये बड़ा चेंज है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बड़े चेंज को और छोटे में डिवाइड कर लिया। याद रखना, मैं अपनी जर्नी को जितने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी ही एक्यूरेट आएगी, है ना। मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी ही एक्यूरेट आएगी। बिल्कुल सही हो गई बात, क्लियर हो गई। तो यानी जब मैं छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, इसी डिवाइडेशन के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब मैं इसी डेल y/डेल x बड़े चेंज के छोटे छोटे चेंज यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, तो मैं डेल की जगह डी लगा देता हूँ, छोटा सा डी लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ उसको dy/dx। मैंने कहा मैं एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो मोस्टली हम ग्राफ में पढ़ते हैं कि y जो है वो x के रेस्पेक्ट में, x एक इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, यानी वो अपनी धुन में चलती रहती है। लेकिन y जो है x को देख देख के चलती है। जैसे आप बचपन में आपके मम्मी पापा कहीं चलते थे तो आप उनके साथ जाते थे, है ना। तो मम्मी पापा क्या थे, वो आपसे पूछ के कहीं नहीं जाते थे भैया बेटा हम यहाँ रोड क्रॉस करें कि ना करें, हम किसी जगह जाएं या ना जाएं, लेकिन आप उनके साथ जरूर चल देते थे। तो यानी उनका कहीं जाना आप पर निर्भर नहीं था, लेकिन आपका कहीं जाना उन पर निर्भर जरूर था।
तो उसी प्रकार से x का आगे बढ़ना y पे निर्भर नहीं है, लेकिन y का आगे बढ़ना x पर निर्भर है। और इसी निर्भरता या इसी डिपेंडेंसी को मैं कहता हूं कि the y axis or the any quantity that is put on the y axis is dependent upon the quantity put on the x axis. Very simple, right? देखो यहाँ पे dy by dx का मतलब होता है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, यानी d by dx यानी डिफरेंशिएट अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो क्वांटिटी क्या होती है, y के फॉर्म में होती है या फंक्शन ऑफ y होती है, ये मतलब ये y की वैल्यू होती है कोई ना कोई, यानी y एक्सिस किसी एक रेट से चेंज हो रही होगी, है ना। x एक्सिस तो आगे बढ़ रही है लेकिन y एक्सिस x को फॉलो कर रही है लेकिन किसी एक रेट से। जैसे मैंने बोला आपको अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे चलना है, लेकिन आपको थ्रू आउट द जर्नी ध्यान रखना है कि आप अपने मम्मी पापा से 2 मीटर की दूरी बना के रखिए। तो आप क्या करेंगे, पूरी जर्नी चलेंगे उनके पीछे पीछे, लेकिन एक फिक्स एक गैप के साथ चलेंगे। तो वैसे ये भी एक फिक्स रेट के साथ चलती है, ठीक है। इसी रेट को मैं क्या बोलता हूँ, इसी रेट को मैं कह देता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। अरे बचपन में पॉलिनोमियल पढ़ते थे क्या, पॉलिनोमियल में क्या करते थे, तुम करते थे कि मैंने बोले पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तुम क्या करते थे, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस, है ना। वैसे ही अब यदि मैं आपको बोलूंगा डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू दिस, यानी y जो है x के साथ बढ़ रहा है, किस रेट से, इस रेट से, यानी y की वैल्यू कुछ होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो ये y की वैल्यू है, y x से ऐसे रिलेटेड है, इस टाइप से, है ना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y जो है x का स्क्वायर है, मतलब x अगर 1 होगा तब y 1 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो y 4 हो जाएगा। तो यानी y जो है x के स्क्वायर के मतलब उसका रिश्ता ऐसा है, जैसे y x का मामा है, y x की मम्मी है, y x के पिताजी हैं, ऐसा कुछ एक करके रिश्ता। तो वैसे ये रिश्ते को मैं बोल दिया फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो y इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ x, अगर है फंक्शन ऑफ x तो y को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं है तो y कांस्टेंट है। और इसी से कुछ रूल्स आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के, जो कि मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आपको बिल्कुल बड़े प्रेम से इंटीग्रेशन बन जाता है। क्या होते हैं वो रूल, वो होते हैं, सबसे पहले मैं मेन बताऊंगा। अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा डी बाई डी एक्स, देखो ऐसा होता है, इसको जब मैं लिखूंगा ना डी बाई डी एक्स ऑफ फलानी क्वांटिटी, तो आप कहोगे कि तुम इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स पे। तो मैं चलो अब आपको जरा जल्दी फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो भैया, जब मैं करता हूँ x की पावर n को डिफरेंशिएट, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन में आता है जो पावर होती है वो उठ के आगे आ जाती है x से मल्टीप्लाई होने को, जो नंबर होता है पावर में, और जो ओरिजिनल जो पावर लगी होती है उसमें से सिर्फ एक कम हो जाता है, तो nxn-1। फिर आता है जब मैं e की पावर x को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास आती है e की पावर x। e की पावर x का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो मेरे पास e की पावर x के फॉर्म में आता है। e इज नॉट ए नंबर, e इज नॉट ए वेरिएबल। मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या होता है e, तो और कंफ्यूजन होगा, फालतू चीजें नहीं, मैथ्स में नहीं घुसना हमें, खैर। और जब आप अब डिफरेंशिएट करते हो, आप किसको, मान लो आपने अब डिफरेंशिएट कर दिया किसको भैया, आप जब log x को डिफरेंशिएट करोगे, log x टू दी बेस e, लॉगरिथम आप पढ़ेंगे मैथ्स में, तो log x टू दी बेस से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हैं, चलो भाई sin x को कर देते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, मारो sin x डिफरेंशिएट लेके प्रभु करना। sin x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास cos x आता है, और जब आप cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, माइनस का sin x आता है, ठीक है। ये हो गए डिफरेंशिएट के मेन फॉर्मूले, ये नॉर्मल फॉर्मूले, मैं और डीप में अगर घुस गया तो और बहुत फॉर्मूले होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी जब ऐसा कुछ दिया तो ऐसा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का हो गया तो 2 बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा, और पावर 2 माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। e की पावर x में e की पावर x, इसका कोई एग्जांपल नहीं, e की पावर x ही दिया रहेगा आपको। log x का क्या होता है, 1/x, यानी यदि मैंने बोल दिया, हाँ चलो ठीक है, log x का 1/x इक्वल है, sin x का बोल दिया sin x का cos x का sin x, वेरी सिंपल है ना। देखो एक चीज याद रखना, चेन रूल की अब मैं आपको डिटेलिंग बताए, मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा, चलो इंटीग्रेशन के साथ बताएंगे वो चीज, ठीक है। अब आते हैं अपनी इंटीग्रेशन पे, किस पे आते हैं,
इंटीग्रेशन पे। ये तो चलो चेन रूल आपको बताइए। देखो चेन रूल क्या कहता है, जब आपको कोई अनफेवरेबल क्वांटिटी, जैसे आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है, क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा। आपने लॉग एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है, आपको पता है। आपने कॉस एक्स का पढ़ा होगा, आपने टेन एक्स का पढ़ा होगा, आपने एक्स की पावर एन का पढ़ा होगा, आपने ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इन सब का पढ़ा होगा। लेकिन यदि मैं एक्स की जगह और कुछ रख दूं, और कुछ मतलब मैं साइन एक्स की जगह साइन ए एक्स रख दूं, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, तुम इस ए को बाहर निकाल लोगे और अंदर कर दोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स। ठीक है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया तो घर करके दिखाऊंगा डिफरेंशिएट ई की पावर 4x को, तुम कुछ नहीं करोगे 4 ई की पावर 4x कर दोगे। ई की पावर x से ई की पावर x होता है। मैंने तुम्हें बोल दिया साइन 3x को कर दे डिफरेंशिएट मेरे लिए, तो कुछ नहीं करेगा, 3 को बाहर निकाल देगा साइन, और अब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो साइन x का क्या था कॉस, और x की जगह लिख दिया 3x। एक्चुअल में इसका प्रोसीजर बड़ा सा क्या होता है, इसका प्रोसीजर होता है कि तुमको कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना, लेकिन हम वो चीज यहाँ पे नहीं देखेंगे। कांस्टेंट को पहले मतलब साइन इसका cos x कर देना, और फिर अंदर वाला 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो जो तुम्हारे पास आता है वो, तो देखो उतना मैं नहीं बताना चाहता आपको, है ना, नहीं तो बताने को तो बता दूंगा, मेरा क्या जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, चलिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको बड़ी अच्छे से कंठस्थ कर लेना, इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इससे ज्यादा आसान चीज नहीं होगी यदि आप इसको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। काफी लोगों को एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, काफी लोगों को इंटीग्रेशन पहले समझ में आ जाता है तो डिफरेंशिएशन समझ में आता है, बट मैक्सिमम क्राउड को डिफरेंशिएशन पहले समझ में आता है, उससे इंटीग्रेशन बड़े आसानी से समझ में आता है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जैसे देखो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, ग्राफिकल टर्म्स देखते हैं। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, ग्राफ का स्लोप निकालते हो। इंटीग्रेशन में आप ग्राफ का एरिया निकालते हो। डिफरेंशिएशन में आप कहीं ना कहीं चीजों को डिवाइड कर रहे होते हो, और इंटीग्रेशन में आप कहीं ना कहीं चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो, इंटीग्रेट कर रहे होते हो। यहाँ आप करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ आप करते हो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं इसको, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हिस्ट्री इसकी अगर बताएं तो इवॉल्व हुआ था एस लेटर से, खैर ये तो आपको कहीं नहीं लिखी, मैं बता रहा हूँ एस के लेटर, एस लेटर से इवॉल्व हुआ था, ये बहुत पहले की बात है। एस लेटर को धीरे धीरे कर बड़ा लंबा करके लिखते थे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ग्राफ में एरिया निकालने की जरूरत है। आपको पता होगा जब आप स्लोप निकालते हो तो दो क्वांटिटी को क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो, और एरिया में आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, जैसे मैंने किया लेंथ इंटू ब्रेड, तो मैं लेंथ में एरिया मैंने ले लिया y, और ब्रेड्थ मैंने ले ली dx, तो y dx मेरा एरिया आ जाएगा, और उसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन में मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंशिएशन में अपनी जर्नी को, बड़ी सी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सॉरी, कैमरा का फोकस चला गया था। डिफरेंशिएशन में क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन में मैं बड़ी सी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 किलो गेहूं को मैंने क्या किया भैया, थोड़ा 1 किलो व्हीट जो है गेहूं, उसको मैंने छोटे छोटे 250-250 ग्राम के 4 पैकेट में डिवाइड कर दिया 1 किलो को। और इंटीग्रेशन में क्या करता हूँ, इन्हीं 4 गेहूं के पैकेट को जोड़ के एक बड़ा सा 1 किलो बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है ये समझ गए। देखो इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन की छोटी छोटी जर्नी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं ग्राफ का क्या निकाल रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट क्या होते हैं ये। डेफिनिट वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड या फिक्स, है ना, फिक्स। यानी जब मैं कहूं कि आपको ग्राफ का एरिया निकालना है, लेकिन x की मैंने दो वैल्यू बोल दी। मैं कहा x जो है, देखो ये जो x एक्सिस का जो चेंज है, मैंने x की ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू तक, यहाँ पे इतने में ग्राफ कितना ऊपर चला गया, इतने में ग्राफ कितना एरिया कवर कर लिया, मुझे ये वाला निकाल के दे देना। तो ये जब आप निकालोगे तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप लिमिट्स पुट करते हो। लिमिट्स बोले तो मैं बताता हूँ, जैसे आप y dx जब इंटीग्रेट करते हो ना, तो आप x की दो वैल्यू रखते हो। याद रखना लिमिट हमेशा उसकी होती है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करें। ऑफ कोर्स देखो ऑब्वियस बात है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें यानी वही है ग्राफ में तुम्हारी इंडिपेंडेंट एक्सिस, है ना, ये वाली
यही वाली तुम्हारी इंडिपेंडेंट एक्सिस है। जब तुम ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ है सांप जैसा तुम्हारे पास, इस ग्राफ में बोले यहाँ से यहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करके दे दे, तो ये लाइन यानी इतना एरिया बस मुझे बताना है ना तुझे। तो ये एरिया कहाँ से आएगा, ये एरिया आएगा इस एक्सिस से, इससे मुझे पता लगेगा कि कितना मुझे करना है इंटीग्रेट। इसीलिए लिमिट हमेशा उसकी पुट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो जो तुम्हारे पास आंसर आता है उसमें लिमिट कैसे लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी जब तुम करते हो तो उसमें लिमिट कैसे लिखते हो, ऐसे एक लाइन खींचते हो, उसमें यहाँ लिख देते हो x1, यहाँ लिख देते हो x2, और जब इसको सॉल्व करते हो तो ये y की जो भी इंटीग्रेशन करके जो भी वैल्यू आती है उसकी वैल्यू एक बार इसके बराबर रखते हो, फिर माइनस लगा के एक बार इसके बराबर, जैसे मैंने किया। चलो बाद में देखेंगे उसको। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल होता है, इसमें लिमिट नहीं डिफाइंड होती है, ऐसे लगा देते हैं बस आप इंटीग्रेशन और लिख देते हैं y और dx लिख देते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी इसका जो आंसर आपके पास आता है उसके आगे आप एक प्लस कैपिटल सी लगाते हैं। इस कैपिटल सी को आप क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं आप, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है एक ऐसा नंबर जो आप तब लेते हैं जब आपको ये नहीं पता आपकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइंड है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको एक बड़ा सा जब पॉलिनोमियल देखिए 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब है ना प्लस 2x मान लो दे दिया मैंने आपको, तो इसमें आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा आप इसमें x से अगर कॉमन निकाल लो तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कॉमन निकाला हुआ नंबर होता है जिसको मैं प्लस में लिख के ये बताता हूँ कि भैया मुझे बाउंड्री नहीं पता थी, तो एक नंबर मैंने ऐसे अपने से ले लिया है जो कि मेरे फंक्शन के साथ लगा हुआ आया ही है बाय डिफॉल्ट। और इससे ज्यादा इसके फंक्शन आपको मैथ्स में जरूर समझा देंगे, फिजिक्स में आपके काम का नहीं है ज्यादा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है, लेकिन वो एक दो सवाल ऐसे आते हैं मैक्सिमम, और भी थोड़ा एडवांस लेवल में आते हैं आपके, ठीक है। एडवांस मतलब जेई एडवांस नहीं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं, थोड़ा अच्छे सवाल जो होते हैं उनमें आते हैं आपके, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया आपका यहाँ से, देखो जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उसी के जस्ट उल्टे इंटीग्रेशन करते। देखो कुछ होते हैं जो डिफरेंशिएशन जैसे नहीं होता, क्या x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, ये y की वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं उसके डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, dy by dx डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसके इंटीग्रल लिख रहा हूँ, ठीक है। जब y की वैल्यू x की पावर n हुआ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी जो पावर उसकी हो x की पावर n, यानी जो ऊपर ये जो पावर लगी हो इस पावर में एक ऐड कर दो अपॉन में। अब इसको एज ए पावर नहीं, एज ए कंप्लीट नंबर, ये जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उस नंबर को लिखो डिनोमिनेटर में, उसमें एक ऐड कर दो, तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ पावर में है वो नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल है, पावर नीचे आ, पावर मल्टीप्लाई हो गई और ऊपर पावर कम हो गई एक नंबर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है यहाँ जो डिफरेंशिएशन जैसा नहीं, चलो हो गया, एक मेन तो यही है, बाकी आप नहीं देखोगे, ठीक है, एक ही होता है। अब देखना, अब यहाँ पे बड़ी सिंपल चीज है, जैसे आपके y की वैल्यू मैंने बोल दिया, आप देखना सिंपल फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे dy by dx लिख दो और यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब बड़ी सिंपल चीजें, y की वैल्यू जब sin x होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x, और यहाँ पे कुछ नहीं आता है, यहाँ पे माइनस cos x आता है। जब इंडेफिनिट हो तब माइनस cos x के आगे प्लस c लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्लस c लगा देते हैं। तो अभी हमारे पास इंडेफिनिट है तो अभी हम प्लस c लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या सॉल्व कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बोला sin x, अब मैंने यहाँ पे बोला cos x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x, और यहाँ उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin x। वेरी सिंपल, कोई भी एक याद कर लो, दूसरा उसके अपोजिट है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला भी अपोजिट से ही आया बट इसका डेरिवेशन होता है लंबा सा, वो आपको 12th में प्रूफ कराया जाता है आपको डिफरेंशिएशन मैथ्स में, ठीक है। कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो है ऐसा क्यों होता है, 12th मैथ्स में प्रूफ कराया जाता है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन में। पहले तो 7 ही होता था, मुझे नहीं पता कौन सा होता है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान होगी कि आप जब क्या बोलते हैं log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो log x टू दी बेस e को करते हैं तो 1/x आता था। यहाँ पे आप जब 1/x को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे इसको छोड़ो अभी, यहाँ पे जब आप 1/x को डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तब आपके पास log x आएगा। समझ रहे हो इस बात को, देखो बड़ी मजेदार चीजें हैं। यहाँ आप जब sin x को डिफरेंशिएट करते थे तो cos x आता था, और जब आप cos x को इंटीग्रेट कर दोगे तो sin x आ जाएगा। यहाँ साइन का cos होता था, इंटीग्रेशन में cos का साइन हो जाएगा वापस। तो इससे पता चलता है क्या इंटीग्रेशन से रिवर्स और डिफरेंशिएशन। एक्चुअल मैथ्स में मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन ऑफ y डैश dx होता है वो, तो y आता है y प्लस c आता है,
वाई डैश क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को ही, वो डेरिवेटिव ही होता है जैसे तुम इंटीग्रेट कर रहे होते हो एक्चुअल लाइफ में। अरे क्या है भाई, छोटे छोटे पैकेट ही होनी, वही पैकेट क्या है, याद करो जब तुमने पैकेट बनाए थे तुमने डिफरेंशिएशन से बनाए थे, जो पैकेट और डेरिवेटिव थे तुम्हारे एक्चुअल में। है ये फॉर्मूला कुछ बेसिक बेसिक। हाँ यहाँ पे एक चीज है e की पावर x, उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन b की पावर x। तो याद करना कि जो फंक्शन डिफरेंशिएशन में एज इट इज आएगा वो इंटीग्रेशन में भी एज इट इज आता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना मेरी, देखो मैं ये क्यों बोलता हूँ कि यहाँ 1/x जो है, देखो यहाँ पे यदि मैं 1/x को जब मैं डिफरेंशिएट करता तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा करता, देखो 1/x का जो डिफरेंशिएशन आता है ना मेरे भाई, 1/x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो ऐसे आता है dy/dx, और 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 x की पावर n, तो n -1 x की पावर -1 तो कितना आता है -2, तो कितना आता है -1/x²। डिफरेंशिएशन में तो आ जाता है, तो मैं सिंपली 1/x को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जब तुम इसको लिख दिए मान लो x की पावर -1 dx, तो यहाँ पे x की पावर n जब लगाओगे तो क्या आता है x की पावर n+1/n+1, तो ये कितना हो जाता है -1+1 0, x की पावर 0/0, तो कितना हो जाएगा 1/0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, और इसीलिए यहाँ पे आप x की पावर n वाले फॉर्मूले से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आपको अपना अलग से इन्वेंट करना था। तो इसीलिए यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशिएशन हर जगह ये होता है एक्सेप्ट फॉर n इज n की वैल्यू -1 के अलावा हर जगह ये जो है यही होता है। और यदि इफ n इक्वल टू -1 तो dy/dx ऑफ x की पावर n या फिर x की पावर -1 सिंपली हो जाएगा कितना log x टू द बेस e। सिंपल है, फॉर्मूला यहाँ से बन गए सारे। फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो याद करो, क्वेश्चन करो, अपने आप फॉर्मूले समझ में आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। जितने क्वेश्चन करोगे फॉर्मूले याद आएंगे। क्या मैं कहीं से देख कर पढ़ने बता रहा हूँ भाई, मुझे भी तो याद ही है, तो मुझे कैसे याद होगा 36 प्रकार के फॉर्मूले। मुझे तो क्या बोलते हैं tan x का भी याद है, मुझे sec x का भी याद है, मुझे cosec x का भी याद है ना, मुझे तो a की पावर x का भी याद है, मुझे log x का इंटीग्रेशन भी याद है, ठीक है। तो मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने उसको मेमोराइज नहीं किया, मैंने उसको पढ़ा। और पहले देखो शुरू के 10-20 सवाल जो है, शुरू के जो 10-20 सवाल आपके होते हैं ना, उन पे आप क्वेश्चन देखा करो, क्या किया करो, क्वेश्चन में फॉर्मूले को देख लिया करो, देख देख के चीटिंग कर लिया करो, ठीक है। क्या कर लिया करो, चीटिंग कर करके। पता है देखो एक बात बताते हैं आपको, एक दोस्त था मेरा, बहुत छोटी क्लास की बात है, मतलब हम लोग रहेंगे 4th-5th में, तो उसको नई पता चला था, 1 सेकेंड प्लीज। तो क्या है, उसकी एक आदत थी कि उसको एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, तो उसको नया पता था कि चीटिंग कैसे करते, तो उसको याद था कि हाथ पे लिखते हैं, उसको पता नहीं कहाँ से पता था कि हाथ पे लिख लेते हैं, जो याद नहीं था उसको एग्जाम में दिए से देख लेते हैं, देख के लिख देते हैं। तो उसने क्या किया, हाथ पे वही चीज को लिख लिया, और उसको एक चीज रियलाइज हुई कि जब हमने उससे आके वही सवाल स्कूल में ऐसे ही पूछा था, तो भाई उसने हाथ में देखा नहीं, बिना देखे उसने बता दिया, और पूरे पेपर के टाइम मेरे बगल में जैसे बैठा था, मतलब बगल में तो नहीं, मतलब ऐसा मान लो कुछ रोज छोड़ के बैठा था, पूरे पेपर में मैंने उसको कभी नहीं देखा कि अपने हाथ पे देख रहा था। फिर बाद में एग्जाम के बाद उसने बताया कि भाई देख मैं हाथ पे लिख के था, मैं कहा तूने देखा तो एक बार नहीं, मैं भी छोड़ रहा, मुझे भी इतनी तो समझ नहीं थी, 4th-5th की बात है। लेकिन उसने बोला भाई पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हाथ पे लिख के तो लाया था, बट मुझे एकदम से याद हो गया। और फिर हालांकि जब तक वो लिख के लाया बेचारा, वो पेंसिल से लिख के लाया था हाथ में, तो ठीक है उसका पोपट हो गया, बट उसमें नहीं काला काला लगा था। तो मैंने पूछा, मैं हाथ में क्या लगा है, तो बोला भाई पेंसिल से लिख लिया था हाथ में। पेंसिल से हाथ में कैसे लिखते हैं, बोले पेन तो हम लोग उस टाइम पेन नहीं चलती थी, मतलब स्कूल में पेंसिल से लिखते थे, तो पेंसिल से उसने हाथ में लिख ली थी वो चीज़ है। और उसको पता लगा कि जब तक वो लिख रहा था ना, तब तक मैं लिखते लिखते उसको डर के मारे इतना स्ट्रेस हो गया था उस चीज़ का कि उसको लिखना पड़ा, सोचो। तो उसको इतना स्ट्रेस हो गया था, उसको याद हो गई वो चीज़ें। तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको लिख लिख के आती हैं। एग्जाम में ना लिख लेना हाथ में, वो नहीं बोल रहा, मतलब लिख लो, घर पे बैठे हो पेपर में लिखो बैठे बैठे, ठीक है। तो कुछ बार चीटिंग करो उस चीज़ की, ठीक है, कुछ बार उस फॉर्मूला को चीटिंग करके करो, है ना, कि एक पेपर रख लो उसमें फॉर्मूला लिख लो, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला और पेपर से चीटिंग कर लो, लेकिन आप देखोगे अगले क्वेश्चन से आपको वही फॉर्मूला याद होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर आपको धीरे साइन एक्स कॉस एक्स इन सबके फॉर्मूले याद होने लगेंगे, देखना कभी ट्राई करके, ठीक है। अब देखो अब इंटीग्रेशन में यहाँ तक कर लिया। अब देखो अब कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, कुछ क्या आती चीजें आती हैं।
इंटीग्रेशन का चेन रूल करने का एक बड़ा प्यारा तरीका होता है। आपको साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं अगर आपको दे दूं साइन ए एक्स डी एक्स दे दूं मैं आपको, तो अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करते हो, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दो माइनस कॉस ए एक्स, जो ए एक्स है अंदर, ए एक्स क्या है, कोई एंगल है जो आपको डिफाइंड नहीं है, ए एक्स लिख दो, और ये जो ए है जो एक्स्ट्रा सी है इसको डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इसी को इनटू कर देते थे, इंटीग्रेशन में इसी को डिवाइड कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। अब देखना डिफरेंशिएशन में मैंने कुछ चीजें आपको नहीं बताई, जो कि थी क्या, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, कोशेंट रूल। देख डिफरेंशिएशन जब मैं कोई दो फंक्शन के करता हूँ, u प्लस वी का मतलब u और v मैंने एक वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर किया है। u कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x, एक्स प्लस 1, ये सब कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही v भी कुछ हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x, एक्स प्लस 1, ऐसे करते करते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, u और v की कुछ भी वैल्यू है, यानी हम क्या बोलते हैं इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कि u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो जब 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 ऐसा कुछ दिया हो, देखो जब ऐसा कुछ दिया हो, यानी x के दोनों फंक्शन प्लस या माइनस, इसका क्या मतलब है, इससे यहाँ से दो फंक्शन निकलते। ठीक है, या तो दिया हो आपको u प्लस वी, या तो आपको दिया हो u माइनस वी। तो जब u प्लस वी यानी x का कोई फंक्शन ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, प्लस लगाओगे, जो प्लस है इसको प्लस को लगाओगे यहाँ पे, और आगे जो है दूसरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी 2x को डिफरेंशिएट कर दोगे। और ऐसे ही दूसरे के लिए मैं ले लूं, यदि आपको दे दिया हो x प्लस 1, नहीं मान लो आपको दे दिया हो एक्स क्यूब प्लस 9x दे दिया हो यदि आपको, तो आप क्या करोगे, आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस लगाओ, मैं अब यहाँ पे माइनस, ठीक है मैं माइनस का केस बता रहा था, तो एक्स क्यूब माइनस 9x दिया है तो मान लो, तो आप दूसरा फंक्शन को लगाओगे, माइनस लगाओगे, और आप दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। वेरी सिंपल। ठीक है, और अब आपका आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू और वी जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हों, तो आप क्या करोगे, आप पहले फंक्शन को रख के दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन को आपकी रख के दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, यानी पहले फंक्शन को एज इट इज रखना है, पहले यहाँ पे दूसरे फंक्शन को एज इट इज रख के पहले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, या और प्लस लगा के दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन को एज इट इज रख के दूसरे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। और अगर ये रूल बन गया तो क्वोशिएंट रूल थोड़ा आसान लगने लगता है, जब u अपॉन v के फॉर्म में दिया हो तो बस यही चीजें रिपीट कर देना, dx u d v बाई डी एक्स, और प्लस के बजाय लग जाएगा यहाँ पे माइनस, है ना, डिवाइड में कहीं ना कहीं माइनस होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, डिवाइड में कहीं ना कहीं माइनस होता है, इनटू में कहीं ना कहीं प्लस होता है, और यहाँ पे एक चीज ऐड ही होगी, यहाँ पे अपॉन पूरा डिवाइड कर देंगे, जो दूसरा फंक्शन नीचे वाला है इसके स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इंटीग्रेशन में भी आपको यही चीज पढ़नी होती है, सम एंड कोशेंट रूल, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और कोशेंट रूल नहीं पढ़ना, सम डिफरेंस रूल यहाँ भी पढ़ना है यानी प्लस माइनस के लिए, लेकिन प्रोडक्ट कोशेंट रूल ये नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जगह लग जाता है इंटीग्रेशन, हर जगह पे इंटीग्रेशन लग जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ से भी दो फॉर्मूले बनते हैं, u dx अगर दिया हो, u प्लस v dx दिया हो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक बार u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, u dx कर देना है, प्लस लगा के आपको क्या कर देना है, v dx कर देना है, और यहाँ पे जब आपको इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस वी dx दिया हो तो आपको एक बार u dx कर देना है, फिर माइनस करके v dx कर देना है। ठीक है, यानी सम रूल और कोशेंट रूल दोनों में सेम, सम और डिफरेंस रूल दोनों में सेम था। प्रोडक्ट और कोशेंट रूल सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट और कोशेंट रूल का आपको कोई भी काम नहीं है। ठीक है, चिल मारो। चेन रूल मैंने दोनों ने ही बता दिया आपको। चेन रूल एक्चुअली थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो इसलिए अपन फिजिक्स में जितना काम करता है उतना ही बता पाए, बाकी मैथ्स वाले जो है उसको बड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है,
जल्दी से इसको देख लेते हैं, ये फिजिक्स में कहाँ काम आते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहाँ काम आता है, देखो जैसे मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे स्पीड निकाल के दो जब मुझे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, टाइम भी मुझे दिया है, मुझे स्पीड निकाल के तो कुछ नहीं करेगा भाई, सीधा डिस्टेंस बाय टाइम कर देगा। और जब डिस्टेंस और टाइम यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा डिस्टेंस बाय टाइम का, इसका स्लोप मुझे देगा स्पीड, है ना, इसका जो स्लोप है, जब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये मुझे देगा स्पीड, ठीक है, ये एंगल मुझे देगा स्पीड। और इसी स्पीड को मैं क्या करता हूँ, एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, या कई जगह सिंपल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उन जगहों पे वेलोसिटी को फिर वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अगर स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करूँ तो v इज स्पीड, तो डी बाई डी टी का जो स्लोप है इस ग्राफ का, तो ये मुझे देगा ये है क्या, वेलोसिटी। और इसी को मैं क्या लिखता हूँ, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, और इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, डी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है। यानी जब मुझे डिवाइड वाली दो क्वांटिटी, यानी जिन दो क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है, ये और ये क्वांटिटी दी हो और इससे कोई तीसरी क्वांटिटी निकालनी हो, इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, ये और ये दी हो, ये निकाल दियो। लेकिन जब मुझे ये क्वांटिटी निकालनी हो, ये क्वांटिटी ना दी हो, मुझे ये क्या है, ये दिया हो, ये क्वांटिटी दी हो, और ये डिवाइड वाली क्वांटिटी, मुझे ये क्वांटिटी ये और ये दी हो, जब मुझे ऊपर वाली निकालनी हो, तब मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीग्रेशन का यूज करता हूँ। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो यानी अब मैं इससे क्या चीज बोल सकता हूँ, जब मुझे डिस्टेंस टाइम दिया हो, जब मुझे वेलोसिटी टाइम दिया हो, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हो, और मुझे इसमें से स्पीड निकालनी हो, इसमें से मुझे एक्सेलरेशन निकालनी हो, इसमें से मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, तो इन केसेस में मैं किसका यूज करता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन का यूज करता हूँ। और मुझे स्पीड और टाइम दिया हो, जब मुझे एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो, ठीक है, जब मुझे वेलोसिटी और टाइम दिया हो, क्या दिया हो, और मुझे इसमें से मुझे क्या निकालनी हो, मुझे डिस्टेंस निकालना हो, इसमें से मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, इसमें से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो ऐसे केसेस में मैं इंटीग्रेशन का यूज क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो इतने से थोड़ा तो भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की सिर्फ थ्योरी समझाने में आधा घंटा ले लिया। अब जो बचे हुए आधे घंटे हैं हम कोशिश करेंगे पूरा आधा घंटे यूटिलाइज करें, जितना मुझमें एनर्जी होगी उतना वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली आज के इनके 2 हो गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे, खैर फटीग हो रहा है, लेकिन चलो नो इश्यूज, बी अ टफ गाय। देखो क्या है, बात ऐसी है कि फिजिक्स में जब इनका एप्लीकेशन तो देख लिया, अब तुम्हें ये दिए किस फॉर्म में होंगे, देखो ये दिए किस फॉर्म में, तो मैंने कहा था कि जब तुझे डिस्टेंस और टाइम दिया हो, तुझे स्पीड निकालनी हो, तो तू क्या करता है, तू डिफरेंशिएशन करता है। लेकिन डिस्टेंस और टाइम दिए कैसे होंगे, तो टाइम मुझे दिया होगा dt अपॉन डिस्टेंस जो है मुझे टाइम के ही फॉर्म में कुछ दिया होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू कुछ और कुछ तो टाइम का ही फंक्शन होगा, टाइम का ही फंक्शन होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फंक्शन यानी f ऑफ t यानी टाइम होगा, फंक्शन ऑफ टाइम में होगा। डिस्टेंस क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम में कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस t स्क्वायर हो सकता है, t क्यूब हो सकता है, 2t हो सकता है, t+1 हो सकता है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6t+9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन t के ही फॉर्म में होगा। हाँ एक चीज अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कॉमन और होती है कि डिफरेंशिएशन में जब आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो 0 आता है, इंटीग्रेशन में जब आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो, यानी ऐसा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हर वो चीज जो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, यदि कोई जो क्वांटिटी दी है आपको, यदि वो उसके फॉर्म में नहीं है, यानी जो c है वो x के फॉर्म में नहीं है, c इज नॉट इन फॉर्म ऑफ x, नॉट ए फंक्शन ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। और ये चीज दोनों चीजों में, ये दोनों केसेस में अप्लाई होती है बाय द वे। देखो जैसे मैंने दे दिया आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप आराम से इंटीग्रेट करके मुझे 2x बता दोगे, फॉर्मूला देखना समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। लेकिन जब मैंने आपको दे दिया d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका तो पता है लेकिन a का क्या करें, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक छोटे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि बेटा पापा के अलावा, मम्मी तो घर पे है मान लो यदि, और पापा है, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसमें पापा के अलावा कोई अनजान अंकल आके तुमको टॉफी दें तो तुमको क्या उनसे नहीं लेनी है और उनको अपने घर की कोई भी बात नहीं बतानी है। तो आप समझ लो
आप समझ लो कि dy/dx क्या है, वो बच्चा है, x क्या है, उसके पापा है, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट लगा होता है वो क्या है, पापा का दोस्त है। तो पापा का दोस्त जो है, पापा के दोस्त को यदि कोई फैमिली मैटर पे डिस्कशन चल रहा है तो आप पापा को पास में रखोगे, लेकिन पापा के दोस्त को बच्चा चाहेगा कि दोस्त क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये कौन है, ये है पापा, ये है बच्चा। तो बच्चा क्या चाहेगा कि पापा फैमिली डिस्कशन में पार्ट ले, लेकिन दोस्त पापा का दूर हो जाए। तो यानी बच्चा क्या करेगा, दोस्त को दूर कर देगा। दूर का मतलब डिफरेंशिएशन में होता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देना, और अंदर जो है क्या बचा, एक्स का फंक्शन बचा, उसको अब डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम। यानी तुमने फैमिली डिस्कशन से दोस्त को क्या कर दिया, अब दोस्त के साथ दोस्त का मोह मोह हो गया, दोस्त बाहर आ गया, बच्चा अभी भी अंदर ही था। बच्चा क्या कर रहा था, पापा से बातें कर रहा था। क्या कर रहा था, पापा से बातें कर रहा था। फैमिली मैटर क्या था, ये पापा मम्मी ने मुझे चप्पल से मारा, तो ये बात वो दोस्त को नहीं बताया जाता, शर्मा रहा था, तो दोस्त को किनारे करके पापा को अंदर ले लिया। सेम चीज इंटीग्रेशन में कर दी जाती। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में cx/dx होता है, मतलब कोई x का कोई फंक्शन, x नहीं, x का कोई फंक्शन, या x की बजाय x स्क्वायर भी हो सकता है, 2x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x+1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x का ही फंक्शन। मैंने fx नहीं लिखा, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो cx/dx जब आप इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे भी ये है, अब यहाँ पे बच्चा चेंज हो जाता है। बच्चा क्या है, हर बच्चे को संस्कार सेम दिए गए हैं, तो अब ये पड़ोस का बच्चा है, पड़ोस का बच्चा सिखाया उसे भी वही गया है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ये बच्चे का दिमाग है, और ये क्या है, बच्चे के पापा हैं, और ये क्या है, पापा के दोस्त हैं, ठीक है। पापा के दोस्त को अब भी फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर में पड़ोस के बच्चे को भी यही संस्कार है कि दोस्त को बाहर निकाल देना, मतलब फैमिली मैटर से दूर कर देना, और अंदर पापा को पूरी मम्मी की चुगली कर लेना। तो अब क्या हुआ, अब पापा और बच्चा ये अंदर चुगली कर रहे हैं बैठ के मम्मी की, और पापा का दोस्त क्या हुआ, पापा का दोस्त फैमिली डिस्कशन से बाहर निकल गया। उसी प्रकार से अब इसको पूरा मैथ्स के टर्म्स में समझते हैं। जब एक कांस्टेंट अलोन आप डिफरेंशिएट करो तो आपका क्या आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन जब कांस्टेंट x के किसी फंक्शन के साथ एज ए प्रोडक्ट दिया हो, एज ए क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, या एज ए डिवाइडिंग फैक्टर दिया, जैसे x/c हो, तो आप c के बजाय 1/c बाहर निकाल लो और क्या कर दो, d/dx ऑफ x कर दो, है ना, कर तो फिर भी सकते हो। तो जब भी कोई मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग फैक्टर की तरह c दिया हो आपको, तो आप c को बाहर निकल के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हो। इंटीग्रेशन में जब आपको सिर्फ एक कांस्टेंट देते हैं इंटीग्रेट करने को, तो देखो क्या होता है, जब आप एक कांस्टेंट दिया जाता है ना इंटीग्रेट करने को, कुछ नहीं होता, वो कांस्टेंट और अंदर कांस्टेंट में जो भी नंबर दिया हो, a दिया हो, y दिया हो, z दिया हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैपिटल ए कैपिटल बी, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, एक x मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके पीछे डेरिवेशन है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ना कि कंसेप्ट बता रहा हूँ। हाँ, अगर सुनना है तो एक बार शॉर्ट में सुनो जल्दी जल्दी, कि जब मैं cx को इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरा c को इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c इंटू एक्स की पावर 0, c इंटू 1 लिख सकता हूँ इसको, सबसे पहली बात c इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 यानी नंबर 2 की पावर 0 + 1। अब इसमें क्या होगा, पापा के दोस्त बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचे, पापा और बच्चा। क्या हुआ, c और x की पावर 0 क्या था, x की पावर 0 + 1 बाय 0 + 1, तो कितना हो जाएगा, c और x की पावर 1/1, तो कितना cx आ जाएगा, इसीलिए अपन cx पुट करते हैं। तो ये डिफरेंट डेरिवेशन है इसका, आपको सिर्फ इस चीज से मतलब होना चाहिए कि जब कांस्टेंट इंटीग्रेट करना हो, देखो याद रखना है, डिफरेंस को याद रखना है। जब आपको सिर्फ एक अकेले कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 आएगा। जब आपको एक अकेले कांस्टेंट के बजाय एक अकेले कांस्टेंट को x के फंक्शन के साथ करना हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c, और अंदर फिर जो अंदर बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप। लेकिन जब आपको एक अकेले कांस्टेंट को आपकी इंटीग्रेट करना हो तो cx आएगा आपके पास, यानी कांस्टेंट और अंदर जो है डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा आपके पास, c ऑफ x लिखता है, उसको cx लिख देते हैं, ये आ जाएगा। और जब आपको एक कांस्टेंट को किसी x के फंक्शन के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में करना हो, तो यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन वाला तरीका फिर आ जाता है, जो पापा के दोस्त बाहर आ गए और पापा को चुगली कर ली मिलके, है ना। तो ये आपका मेन हो गया कंसेप्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। हाँ, अब डिस्टेंस टाइम क्या है, फंक्शन के रूप में दिया होगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो जब मुझे डिस्टेंस जो है कुछ ऐसा दिया हो, टी क्यूब दिया हो, टी स्क्वायर दिया हो, टी
+1 दिया हो, 2t दिया हो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा, अब मैं कैसे निकालूंगा वो देख लो। जब डिस्टेंस दिया हो मुझे, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो, मुझे बोला टाइम है, टाइम की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम, बोले डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम के फॉर्म में है और डिस्टेंस इस टाइप से लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन बाय, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द स्पीड इफ द डिस्टेंस इज गिवन बाय आई सपोज टी क्यूब। तो टी क्यूब जब डिस्टेंस होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तुम बोलोगे हाँ हम तो भैया इतनी बड़ी बड़ी 11वीं की चीज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला वही तीसरी क्लास वाला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई देखो 2 और 2 तो 12वीं में भी 4 रहता है, पहली में भी 4 रहता है, पीएचडी में भी 4 रहता है, और मरते दम तक 2 और 2 4 ही रहता है, 5 नहीं हो जाता अनलेस नेगेटिव वेक्टर की बात ना करी जाए। खैर, तो 2 और 2 तो 4 ही रहता है हमेशा आपको, तो वैसे ही फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है भाई, दिस इज ट्रू। देख अब स्पीड निकाले तो यहाँ से स्पीड क्या होती है, डेल डी बाय डेल टी, लेकिन यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस छोटी सी स्पीड की बात करें तो हम डी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस करेंगे। अब डिस्टेंस दिया है टाइम के फंक्शन, तो क्या दिया है डी बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, यानी डी बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे, टाइम का फंक्शन, टाइम के किस फॉर्म में, टी क्यूब के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे भैया, फंक्शन लगाओ भैया, x की पावर n, x की जगह क्या है t, तो t की पावर n है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n तुमने पढ़ा था। अब ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ t की पावर n। हाँ ये याद रखना कि यहाँ x की बजाय t, यहाँ अगर यहाँ पे x की बजाय t है तो यहाँ पे भी x के बजाय विद रेस्पेक्ट टू में भी t आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये t कांस्टेंट, अगर यहाँ पे मैं x t की पावर n कर दूं तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर इसको मैं एज फंक्शन ऑफ x नहीं ट्रीट करूंगा, एज ए कांस्टेंट। लेकिन अभी क्या है, हमको dt के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसको क्या आ जाएगा, n(n-1) क्या आ जाएगा, 3t, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 3t²। सिंपल सिंपल। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड किस फॉर्म में आ जाएगी मेरी, 3t²। अब आपको कैसे देता है क्वेश्चन, बोलते हैं कैलकुलेट द स्पीड एट 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड, सॉरी एट, कैलकुलेट द स्पीड एट 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड, तो t की अब वैल्यू दे देता है। मैंने कहा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टाइम, फाइंड द स्पीड एट 10 seconds if the distance is given as d is equal to t cube। तो पहले आप स्पीड के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल लोगे, और अब आप इस जनरल फॉर्मूला में t की वैल्यू पुट कर लोगे। यहाँ t 10 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, t 3t², बोले तो 3 × 10 का स्क्वायर, बोले तो 3 × 10 10 100, तो 300 मीटर पर सेकेंड की गति से वह ऑब्जेक्ट क्या है, चल रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दे सकता है, वेलोसिटी टाइम दे सकता है। वेलोसिटी टाइम में क्या करता है, वेलोसिटी टाइम में आपको मैंने बोल दिया द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन एट 10 सेकेंड इफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय v is equal to 3t²। लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेशन का वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन का, तो अब हम उल्टा करेंगे। देख जब तुझे डिस्टेंस टाइम दिया हो और स्पीड निकालनी हो तो तू डिफरेंशिएशन किया करता था, अब मैं तुझे स्पीड टाइम देके बोलूंगा डिस्टेंस निकाल दे, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट वाला रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा था भैया, इसने बताया था कि जब डिवाइड करते हैं तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो अगर आपने मेरी बातों को इतना सीरियसली ले ही लिया है तो चलो डिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब मैंने कह दिया द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s is equal to t², ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s is equal to t²। मैंने कह दिया तुझे भैया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और है आइडेंटिफाई करने के लिए, मोस्टली ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन में भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली इंटीग्रेशन में तुम्हें ना, इंटीग्रेशन में तुम्हें एक इंटरवल देगा, यानी बिटवीन दिस एंड दिस सेकेंड, बिटवीन 2 and 3 सेकेंड, बिटवीन 3 and 4, 4 and 5, 2 and 5, ऐसा कोई इंटरवल दे देगा। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन तुझे दे देगा
2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड तक कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब तुझे मैं समझाता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और जब लिमिट कैसी x1 से x2 तक, तो यहाँ पे क्या है t1 से t2 तक, t1 क्या है 2 सेकेंड है, और t2 यानी फाइनल लिमिट है, ये क्या अपर फाइनल है 5 सेकेंड। इसको मैं बोलता हूँ अपर लिमिट, इसको मैं बोलता हूँ लोअर लिमिट। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं सबसे पहले इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा t³/3 आ जाएगा, है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन हुआ करता था। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैंने तुझे बोला था कि मैं x1 से x2 तक लिखूंगा, बट यहाँ पे x की बजाय t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं t1 से t2 तक लिखूंगा। t1 की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड है, और t2 की वैल्यू क्या है तेरी 5 सेकेंड है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देख कुछ नहीं करना है, तुझे इंटरवल दिया तो तुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तुझे जब मैं बोलता था बचपन में px=2 पे x² की वैल्यू निकाल, तो तू क्या करता था, px=2 पे x की जगह पे 2 रख देता था और स्क्वायर करके 4 करता था, बस वही करना है। t की जगह पे हर जगह 5 रखते थे, पहले अपर लिमिट पहले रखनी है, तो हर जगह पे 5 रख दे, तो यहाँ पे t³ की जगह आ जाएगा 5³ आ जाएगा अपॉन 3, और यहाँ पे माइनस लगा के अब एक वैल्यू तुमने ये रख दी। अब तुझे क्या है, अब माइनस लगाना है, और तुझे अब की बार t की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू यानी 2 रखनी है, तो 2³/3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 25 5 125 माइनस 2 4 8 2 4 2 8 और अपॉन 3 आ जाएगा, तो क्या देगा 117/3। ठीक है, ऐसे करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व। क्या करते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो। अरे का समझ में आया? अगर आ गया है तो चलिए भाई, ऐसी बात में हम आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो जरा सा कुछ चीजें बता दूं तुम्हें। देखो क्या होता है, जब तुम्हें मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूं और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना हो, तो तुम डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जंप कर सकते, क्योंकि बीच में एक डिवाइडेशन आता है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी तुम पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हो और फिर एक्सेलरेशन निकालते हो। यानी तुम पहले डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, और ये जो आंसर आता है ds/dt का जो आंसर आता है, इसको एक और बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव जो आता है, डबल डिफरेंशिएशन। मैं क्या बोलता हूं, a इज द सेकेंड ऑर्डर, ये थोड़ा इंग्लिश भाषा है अच्छी, मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसे लिखते हैं, दैट a इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्या, किसका, ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़े लिखे लोग इसे ऐसे लिखते हैं, और हम जैसे क्या जानते हैं, हम जैसे लोग जानते हैं कि a d/dt ऑफ ds/dt होता है, और इसे थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में हम लिखते हैं दैट a d2s/dt²। यानी तुम्हें इसका अर्थ क्या होता है, इस बड़ी सी चीज का अर्थ क्या होता है कि तुम्हें एक बार जो है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगली बार फिर जो उसका आंसर है उसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। कई बार में कांस्टेंट तुमको ऑब्टेन हो जाता है, तो तुम अगली बार उसको जीरो कर सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा कैसा x² है, तो मेरे को एक्सेलरेशन बता। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट मेरा t² के बराबर है, तो मुझे एक्सेलरेशन बता दे कितना होगा। तो क्या होता है भैया, वेलोसिटी पहले निकालूंगा, वेलोसिटी क्या होगा ds/dt, बोले तो d/dt ऑफ t² होता है, तो ये कितना आ जाएगा तेरा 2t आ जाएगा। अब मुझे बोला एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी d/dt ऑफ ds/dt हो जाएगा एक प्रकार से, है ना, वही d2s/dt²। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ds/dt की क्या आई थी, 2t आई थी, तो हम क्या करेंगे d/dt ऑफ 2t कर देंगे। 2t यानी पापा के दोस्त और पापा साथ में आ गए ना, 2 इज ए कांस्टेंट,
तो पापा के दोस्त को बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू टाइम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 2 इंटू 1 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कई बार एक्सेलरेशन की डायरेक्ट एक तो वैल्यू आती है, तुमको कंफ्यूज करने को क्वेश्चन बोल देता है, टाइम ही दे देता है कि भैया 10 से 20 से 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन होता है, तू बता ही नहीं सकता 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन, क्योंकि 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ही नहीं आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू सिंपल डिफरेंशिएट करके आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो दिमाग आपके पास नहीं है उसको लगाइए, ठीक है, लगाइए। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे मैं इंटीग्रेशन की एक चीज लिंक करके बता दूंगा, मुझे ऐसा लिंक करूंगा इसको कि कभी भूलेगा नहीं। इंटीग्रेशन में देखो तूने क्या किया, जब तुझे एक्सेलरेशन पता, जब तुझे डिस्प्लेसमेंट पता था, अब यहाँ से देखो एक रिलेशन और निकल आई, हमें जब डिस्प्लेसमेंट पता था, टाइम पता था, हम वेलोसिटी निकालते थे, है, हमें जब वेलोसिटी पता था, टाइम पता था, हम एक्सेलरेशन निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को लिंक करके हमें जब डिस्प्लेसमेंट पता था, टाइम पता था, तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल देते थे। कैसे, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया करते थे। वैसे ही यहाँ पे जब तुझे डिस्प्लेसमेंट पता होगा, जब यहाँ पे तुझे क्या होता था, यहाँ पे जब तुझे वेलोसिटी पता होता था, टाइम पता होता था, तो डिस्प्लेसमेंट निकाला करता था। जब तुझे एक्सेलरेशन पता होता था, टाइम पता होता था, तो वेलोसिटी निकाला करता था। यहाँ पे हम दोनों को लिंक करके एक चीज बना देंगे कि जब तुझे एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो तू डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, देखना, एक्सेलरेशन और टाइम जब पता होता है तो तू क्या करता था, तू एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता था, तो वेलोसिटी आती थी। और जब तुझे वेलोसिटी पता होती थी, टाइम पता होता था, तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था, तो तू वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया करता था, इंटीग्रेट किया करता था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। अब इन्हीं दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ लिख दो, dt dt 2 बार लिख दो, हर इंटीग्रेशन के लिए एक बार dt, और यहाँ a लगा दो, तो a का डबल डिफरेंशिएशन जैसे a का डबल इंटीग्रेशन। तो यानी पहले एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले इंटीग्रेशन को करूंगा, अगले बार में मैं इस वाले पूरे इंटीग्रेशन को करूंगा। तो जब मुझे अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, कि जब मुझे एक्सेलरेशन दिया हो और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो आया उसको एक बार वापस इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इसी को मैं थोड़ा सा लिख देता कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ a dt और dt, क्योंकि 2 बार मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो हर इंटीग्रेशन के लिए एक तो dt आता ही आता है साथ में, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तेरे को ये भी बता दिया था, इंडेफिनिट में तो तेरे को आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना था, सब बता दिया, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आध इंटीग्रेशन से भी, और फिर आपको छोड़ देंगे। देखो क्वेश्चंस में कैसे दिए रहेंगे, मैंने बोल दिया कि the velocity is given as a function of time, find the displacement between 2 से 5 सेकंड तक, जब वेलोसिटी मैं देता हूँ t स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और लिमिट दिया है टाइम की t1 से t2 तक। तो यहाँ से क्या बनता है तेरा, वेलोसिटी का इंटीग्रेट यानी t स्क्वायर प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है dt, और यहाँ से तो u भी दिख रहा है, u प्लस भी, हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, u प्लस भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सही दिख रहा है तुमको। 2 से 5 सेकंड तक करना है। तो यहाँ पे आप इसको भी इग्नोर करो, अभी तुम नॉर्मल इंटीग्रेशन देखो ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जब u प्लस वी दिया हो तो एक बार तुम्हें u dx करना, जरूरी नहीं कि हर बार u v का फंक्शन हो, कभी भी प्लस लगाओ तो तुम्हें इसको u मानना है, इसको हमेशा v मानना है, ठीक है। जब तुम फिर प्रोडक्ट रूल करते हो तो तुम एक आइलेट प्रिंसिपल पढ़ते हो, आइलेट प्रिंसिपल, वो कहता है, चलो हो गया छोड़ो, मैं उसमें क्या घुसूं, खैर वो फिर मैथ्स में आपको डिटेल पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 dt करते हो इंटीग्रेट, और ये 2 से 5 तक होता है, ये भी 2 से 5 तक होता है। इसको अब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन तोड़ देते हो पूरा, है ना, तोड़ दिया अपन ने, u dt प्लस v dt। अब इसको कर दे सॉल्व, टी स्क्वायर का क्या आता है भैया, टी क्यूब बटा 3, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, प्लस इसका क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और बाहर एक t आ जाएगा, t की लिमिट होगी 2 से 5 तक, ना कि पूरे 2 की। अब यहाँ से एक चीज तुम्हें सिखाता हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक है, देखना ट्रिक क्या कहती है, कि जब तुझे ऐसा कुछ दिया हो t क्यूब बाय 3, कहाँ तक, 2 से 5 तक, प्लस में दिया हो तुझे कितना, 2 इंटू टी 2 से 5 तक, ऐसे केस में ना तुमको ये कांस्टेंट बाहर निकालने की परमिशन रहती है। क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हो तुम्हारा क्या आता है, तुम माइनस करते यानी 5 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3 करते, तो तुम्हारा ये 3 अल्टीमेटली कॉमन होकर बाहर हो जाता है, और तुम 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब करते हैं ना, है ना।
तो इसमें अपन पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 को अपन को कोई कैलकुलेशन करनी है। तो अगर यदि कहीं ऐसा कांस्टेंट डिवाइड में या मल्टीप्लाई में भी दिया हो तो तू क्या करता है, उसको बाहर निकाल सकता है। तो ये 3 को मैं 1/3 है ना पूरा कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, है ना। बाय 3 अकेले लिख सकता, तो ऊपर 1 लिख देंगे 1/3। और अब अंदर में टी क्यूब की लिमिट 2 से 5 तक, और यहाँ पे 2 बाहर निकला है, टी की लिमिट 2 से 5 तक सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 1/3। टी क्यूब की लिमिट क्या होती है, टी क्यूब की लिमिट पहले रखूंगा 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, प्लस ऐसे थोड़ा सा तुझे इजी हो जाता है। बार बार कई बार होता है कि तू ऐसा एलसीएम नहीं लेता, तो तुझे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ से डिवाइड करना एक ही बार करना होता है। यहाँ से क्या जाएगा 2t की वैल्यू 5 रखो माइनस टी की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 5 का क्यूब, इसका आ जाएगा 170 आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन करने में। तो 117 प्लस में 2, 5 में 3 गए बचा, 5 में 2 गए बचा 3, इसका क्या जाएगा 117/3 प्लस 6 आ जाएगा। उसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा सो एंड सो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये मैंने जो वेलोसिटी दिया था तेरा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया बिटवीन 2 से 5 सेकंड तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन वो बड़े वाले फॉर्मूले पे कर लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन, तो तेरे को उसका भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। बाकी सब छोटी पिद्दी चीजें हैं तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो पॉइंट कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, मैंने तुझे एक्सेलरेशन दे दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने बोल दिया 2t प्लस 3 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर के बराबर है एक्सेलरेशन तेरा। और मैंने तुझे बोल दिया कि अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बता बिटवीन 5 एंड 10 सेकेंड तक, 5 से 10 सेकंड पे मेरे को मेरा डिस्प्लेसमेंट बता दे। अरे सिंपल है, 2 बार एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं dt के रिस्पेक्ट में, यानी t के रिस्पेक्ट में, और दोनों बार t1 से t2 की लिमिट में चढ़ा देता हूँ इस पे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहली एक adt को सॉल्व करूंगा, adt को सॉल्व करूंगा t1 से t2 तक, और इसको मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा t1 से t2 तक विद रिस्पेक्ट टू dt। तो एक बार a की वैल्यू रख दे, एक बार a की वैल्यू क्या थी 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर dt आ गई। चलो उसको एक अच्छे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2t क्यूब 3t स्क्वायर, 2t क्यूब 3t स्क्वायर, ये a की वैल्यू थी dt, और पूरे का एक और बार dt। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले, इंटीग्रेशन और dt ये तो अपना चलते रहेंगे साथ साथ में, है ना। 2 पार्ट में बोर्ड कर लेता हूँ। देखिए जरा सांप बनाता हूँ, क्योंकि सीधी लाइन बनाने में टेढ़ी होनी है, तो अपन टेढ़ी बनाते हैं, तो कम से कम जिगजैग अच्छी भी लगती है। देख इसको करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा। यूवी रूल है तेरा, तो यूवी रूल सम रूल क्या कहता है तेरा, इंटीग्रेशन इसका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2t क्यूब dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt, कितना मैंने बोला था 5 से 10 सेकंड तक, ठीक है। और यहाँ पे dt, यहाँ से इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या आएगा 2t क्यूब का इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा t क्यूब इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट बाहर जाएगा अंदर वाला इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, t क्यूब इंटीग्रेट होकर t टू द पावर 4/4 बनाएगा, ठीक है। और 2 तो t टू द पावर 4/2 हो जाएगा ये। और लिमिट तेरी कैसी हो जाएगी यहाँ पे 5 से 10 तक, प्लस में अंदर क्या बचेगा तेरा 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स 3t क्यूब बाय 3, 3 से 3 मार गया, तो यहाँ बचेगा t क्यूब कहाँ तक 5 से 10 तक, और इस पूरे इंटीग्रेशन dt के साथ चल ही रहा है। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 4/2 5 से 10 तक, प्लस में t क्यूब 5 से कहाँ तक 10 तक, और ये पूरा आइटम तेरा आ जाएगा dt। अब कंटिन्यू करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या जाएगा, इसमें मैं होगा कांस्टेंट तू बाहर निकाल ले, तो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा t की पावर 4 5 से 10 तक, यानी t की पावर 4, t के बजाय एक बार 10 रख दो, माइनस लगा के t की जगह 5 रख दो, और ये आ गया तेरा। अंदर क्या बचा यहाँ पे t क्यूब 5 से 10 तक, तो t क्यूब t की जगह 5 रख दो, 5 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, फिर नीचे लोअर लिमिट रख दो 5 का क्यूब, और ये पूरा तेरा इंटीग्रेट चल ही रहा था dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से एक इंटीग्रेशन तेरे पास ये आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 5 से 10 तक। अब मैं थोड़ा सा जल्दी स्टेप्स कम करने के लिए ऐसे कर ले रहा हूँ, 1/2 10 की पावर 4 क्या होती है 1 0 0 0 माइनस 5 5 कितना देगा 625, प्लस में 1000 माइनस 125 dt। क्या करे, रुक जाओ धीरज रखो धीरज। इसका क्या जाएगा हाफ इंटू 100 में 625 गए, देखो 625 में 300 ये जोड़ेंगे तो 925 375 तुमको जोड़ने, तो आ जाएगा 375/2
प्लस में 1000 में 125 भैया 900 900 875 875 बाय और कुछ नहीं है ना। और यहां से तेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन 5 से 10 तक विद रिस्पेक्ट टू dt। एक बार में इसको सॉल्व कर दो पहले। 375 प्लस 14 15 16 17 17 50 बाय 2 कितना आ जाएगा 5 12 3 4 7 4 11 2125 बाय 2 कितना आ जाएगा 10 जा बचा 1 6 जा 2 जा 1062.5 तो कितना आ जाएगा तेरा ये 1062.5 dt 5 से 10 तक। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और यहाँ साथ में इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है किसका t का। किसका टी का। अब t का मल्टीप्लाई तो हो गया है, क्या हो गया है t का मल्टीप्लाई तो हो गया है, परंतु अब भैया जिंदगी की दुविधा है कि अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर देना। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम t की ये लिमिट पुट कर देना, t की ये लिमिट्स पुट कर देना और t की लिमिट्स तुम 5 से 10 तक पुट कर देना। तो 1062.5 इंटू 10 में 5 गए बचा 5, इसको सॉल्व कर दे तो कितना आ जाएगा 5 में 25 12 6 30 और 130.2.5 आ जाएगा तुम्हारा 1302.1 सॉरी अरे यार को 1062.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 5312.5 आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा 5312.5 आ जाएगा तुम्हारा 5312.5 मीटर 5312.5 मीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। खैर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तुमसे कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन इस एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे काफी छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए होंगे। देखो इंटीग्रेशन बस इतना ही था, ठीक है। और डिफरेंशिएशन देखो इस वीडियो में हमारा उद्देश्य था इंटीग्रेशन करना, लेकिन मैंने आपको इसमें 80% तो डिफरेंशिएशन भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है। 100% इंटीग्रेशन के साथ 80%, तो यानी हम वो चैनल हैं जो 100% के इनपुट पे 180% नहीं 100% के रिक्वायर्ड आउटपुट पे 180% की एक्चुअल यील्ड दे देते हैं। तो खैर अपना प्रमोशन ना करते हुए वीडियो को एंड करते, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत कम है, इसीलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहें और ऑल द वे बेस्ट। चलो बाय बाय।